स्वागत है। आज हम जो है अध्याय 7 साझेदारी फर्म का समापन मतलब विघटन के क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को देखा था। आज हम 5 और 6 को बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितने भी कक्षा 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं उन तक वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बना करके लेकर के आता हूं। तो मुझे भी लगता है कि व्यू अच्छा आता है तो और वीडियो बनाने का मन करता है। व्यू कम आने पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा मन कम लगता है, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चलिए यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं। फर्म के विघटन पर निम्न व्यवहारों की क्या रोजनामचा प्रविष्टियाँ अभिलेखित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान 3200 रुपये। गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान कितना है? 3200 रुपये। ठीक है, इसको हमको पंजी प्रविष्टि करना है। भुगतान किए गैर अभिलेखित मतलब अघोषित समझिए। ठीक है, हमने उसका लिखा हुआ नहीं अपने हिसाब किताब की बहियों में, तो गैर अभिलिखित। लेकिन हम भुगतान कर रहे हैं तो भुगतान करें हम किससे करेंगे? हमेशा रोकड़ से करते हैं या बैंक खाता से करते हैं, तो हम लिख देंगे वसूली खाता विकलन। किससे? बैंक खाता से या रोकड़ खाता से। वसूली खाता विकलन बैंक खाता से या रोकड़ खाता से। यहाँ पर हमने पंजी प्रविष्टि किया वसूली खाता विकलन बैंक खाता से। आप केवल एक रोकड़ या बैंक को लेकर के चलिए, यहाँ पर हम बैंक को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो वसूली खाता विकलन बैंक खाता से कितना रुपये? 3200 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिया दोनों पक्ष में। दूसरा है ब को देखिए, साझेदार रोहित द्वारा 7500 रुपये के स्टॉक को लेना। साझेदार रोहित ने क्या किया? 7500 रुपये का जो स्टॉक था उसको लिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? रोहित ले रहा है इसलिए रोहित पाने वाला हो गया, तो रोहित का पूंजी खाता विकलन, रोहित का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, चलिए नहीं मिटा रहा है, कोई बात नहीं। रोहित का क्या हो जाएगा? रोहित का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा। रोहित का पूंजी खाता विकलन किससे? तो वसूली खाता से। यहाँ पर है रोहित का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से हो जाएगा। ठीक है, रोहित का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। क्लियर हो गया? ये दोनों पंजी प्रविष्टि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साझेदार रोहित द्वारा स्टॉक को लेने पर, ठीक, हमेशा वसूली खाता से। उसके बाद स को देखिए, वसूली पर लाभ की राशि 18,000 को साझेदार आशीष और तरुण के मध्य 5:7 में विभाजित किया गया। 18,000 रुपये लाभ की राशि है, लाभ की राशि को करेंगे। ठीक है, तो साझेदार कौन है? आशीष और तरुण। इन दोनों के मध्य 5 और 7 के अनुपात में, मतलब 5 भाग आशीष का रहेगा और 7 भाग 5 भाग आशीष का और 7 भाग जो है तरुण का होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? वसूली खाता विकलन आशीष के पूंजी खाता से और तरुण के पूंजी खाता से, या आशीष का पूंजी खाता से तरुण का पूंजी खाता से। यहाँ पर ये दोनों समाकलन में हैं, यहाँ पर दोनों समाकलन में है, तो लाभ होने पर हमेशा नीचे में होते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता को हमेशा समाकलन में लिखा था। हानि होने पर हम साझेदारों का पूंजी खाता को ऊपर में लिखते हैं, नीचे वसूली खाता से हो जाता है। ठीक है, तो वसूली खाता विकलन लिखेंगे आशीष के पूंजी खाता से और तरुण के पूंजी खाता से। 5:7 में क्या करेंगे? बांटेंगे इस 18,000 को। 18,000 को 5:7 में कैसे बांटे? तो देखिए, आशीष 18,000 गुणित 5/12। 12 क्यों हुआ? क्योंकि अनुपात जो है 5:7 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 और 7 को तो 12 होता है। तो कुल जो राशि है वो 18,000 है। 18,000 कितने? तो 12, पूरे 12 अनुपात का है। ठीक है, उसमें से हमने 5 अनुपात को निकाला, तो 18,000 12 अनुपात का है, तो 5 अनुपात का कितना होगा? तो 18,000 गुणित 5/12, तो हमारा आ गया 7500 रुपया। ठीक, वही उसी प्रकार तरुण का निकाला है, तो 18,000 गुणित 7/12, क्योंकि 7 अनुपात है उसका, इसलिए तो 12 एकम 12 और 12 पंचे 60 और डबल 0 हो गया यहाँ पे, तो 7 15 7 105, मतलब 105 और 2 शून्य है, इसलिए 2 शून्य लगा दिए, तो 10,500 हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब और क्या दिया है? ग में दिया है गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से 5500 रुपये की वसूली। मतलब हमारे पास
रोकड़ या बैंक खाता में पैसा आ रहा है। ठीक है, गैर अभिलिखित परिसंपत्ति से वसूली मतलब बैंक उस संपत्ति को हमने बेचा और उससे हमको पैसा मिला, तो हम लिख देंगे बैंक खाता विकलन, बैंक खाता या रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से गैर अभिलिखित परिसंपत्ति से 5500 रुपये की वसूली। अब 5500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सरल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 के बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पारस और प्रिया की पुस्तकों में, पारस और प्रिया की पुस्तकों में निम्न गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों और दायित्वों की आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि का अभिलेखन करें। पहला में लिखा है, एक पुराने फर्नीचर को फर्म में पूर्ण रूप से अपलिखित किया गया। फर्म में पूर्ण रूप से क्या किया गया, अपलिखित किया गया। अपलिखित करने के बाद यह फर्नीचर 3000 में बेचा गया। 3000 में बेच दिए। 3000 में बेचेंगे तो हमको हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रोकड़ आएगा, या रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन वसूली खाता से लिखेंगे। रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन क्या करेंगे, वसूली खाता से। तो हम यहाँ पर लिख दिए बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। रोकड़ खाता या बैंक खाता विकलन, तो हम यहाँ पे बैंक का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए बैंक खाता विकलन वसूली खाता से। पुराने फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त राशि 3000। क्लियर, ठीक है। दूसरा में देखिए, आशीष जो कि एक पुराना ग्राहक है, क्या है, पुराना ग्राहक, जिसका खाता 1000 रुपये से पिछले वर्ष के डूबत ऋण के तौर पर अपलिखित किया गया। 1000 रुपये से पिछले वर्ष के पिछले वर्ष के डूबत ऋण के तौर पर अपलिखित किया, मतलब 1000 रुपया डूब गया समझ रहे थे हम आशीष का, लेकिन ने 6% का भुगतान, 6% नहीं, यहाँ पर प्रश्न में आप लिख लीजिएगा 60% है। कितने परसेंट का, 60% राशि का भुगतान किया। ठीक है, तो 1000 डूबा था लेकिन उसमें से 60,000 वो ला करके दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक खाता विकलन वसूली खाता से पुराने ग्राहक आशीष से 1000 रुपये की डूबत ऋण से 60% का भुगतान जो है प्राप्त हुआ। तो 600 रुपये हो जाएगा, 60% निकालेंगे, 1000 गुणित 60/100, तो 0 0 2 0 काट दीजिए। ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा, 600 रुपये, मतलब 600 रुपये आ रहा है। ठीक, तो ये बैंक खाता विकलन वसूली खाता से करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पारस की ख्याति, पारस जो है फर्म की ख्याति को लेता है जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं है, मतलब इस अनरिकॉर्डेड है, मतलब अघोषित है। ठीक है, जिसे 3000 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। अब पारस ले रहा है तो हम लिख देंगे पारस का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। ठीक है, पारस का पूंजी खाता विकलन किससे, वसूली खाता से होगा। यहाँ खाता विकलन वसूली खाता, अघोषित ख्याति को पारस द्वारा लेने पर 3000, यहाँ पर कितना हज़ार लिखा है, 30,000 लिखा है कि 3000, सॉरी यहाँ पे 30,000 हो गया, इसको एक को काट देते हैं। ठीक है, तो 3000। ठीक, उसके बाद चौथा को देखिए, पॉइंट नंबर चौथा को, एक पुरानी टंकण मशीन, टंकण मतलब होता है टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर मशीन जो कि पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों में अपलिखित किया गया, इसका अनुमानित वसूली मूल्य 400 रुपये था। मतलब इसको क्या कर दिया, हम वसूली खाता में डाल दिए, उसके बाद उसकी वसूली किए तो हमको मूल्य मिलना था उसका 400 रुपये। अनुमानित मूल्य मतलब 400 रुपये के लायक था वो मशीन, टाइपराइटर की जो मशीन थी वो 400 रुपये लायक थी। ठीक है, बेचने पर। तो इसको क्या किया, प्रिया ने अनुमानित मूल्य से 25% छूट पर ले लिया। मतलब ये 400 रुपये में बिकता, तो प्रिया के द्वारा उसको कहा गया कि मुझे इसको 400 में नहीं, इसका 25% और कम में दे दो। मतलब 400 का 25% निकालेंगे तो 100 रुपये कम हो जाएगा, मतलब 300 रुपये में प्रिया ने लिया। अगर 400 का 25% निकालेंगे तो 400 गुणित 25/100 करके देख लीजिएगा, 100 रुपये आएगा। तो 400 में 100 रुपये कम कर दीजिए, तो प्रिया ने कितने में लिया, 300 रुपये में लिया। ठीक, तो हम प्रिया ने ले रहे, मतलब पाने वाला कौन हो गया, प्रिया। तो प्रिया का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से 300 रुपये लिख दिए। पुरानी टाइपराइटर लेखा पुस्तकों में अपलिखित को प्रिया द्वारा अनुमानित मूल्य 400 रुपये से 25% छूट पर लिया गया। इस प्रकार पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं। उसके बाद दा के बाद देखिए 100 शेयर 10 रुपये प्रत्येक को, 10 प्रत्येक को स्टार लिमिटेड ने 2000 रुपये की कीमत पर अधिग्रहित किया था।
100 शेयर है, 10 रुपये प्रत्येक कथा रेट स्टार लिमिटेड ने 2000 की कीमत पर अधिग्रहित किया गया था, जिसको लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से अभिलेखित किया गया। इन अंशों का मूल्यांकन 6 रुपये प्रत्येक किया तथा साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा गया। कहने का तात्पर्य है कि इसका रेट जो है 10 रुपये प्रति शेयर था, लेकिन बाद में इसका मूल्यांकन कितना किया गया, 6 रुपये के हिसाब से किया गया, मतलब 6 रुपया प्रति शेयर पड़ेगा बोला गया। ठीक है, और इसको क्या किया गया, इसको साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में बांटा गया। ठीक, तो इसको बांट देंगे तो किसको किसको मिलेगा, 2 साझेदार हैं यहाँ पर। कौन कौन से साझेदार हैं यहाँ पे, पारस और प्रिया 2 साझेदार हैं। तो पारस का पूंजी खाता विकलन, प्रिया का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से होगा। ठीक है, पारस का पूंजी खाता विकलन, प्रिया का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 100 शेयर है और 6 रुपये एक शेयर का, तो 6 गुणित 100 कर दो तो 6 एकम 6, मतलब 600 रुपये का शेयर हो गया टोटल। अब इसको दोनों साझेदारों को मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात, तो लाभ विभाजन अनुपात यहाँ पर कहीं पर दिया है क्या, नहीं दिया है, प्रश्न में कहीं पर लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया है। तो आप क्या मानेंगे कि पारस और प्रिया जो है, जो भी लाभ होते हैं या हानि होता है उसको बराबर बराबर जो है वहन करते हैं या बराबर बराबर बांटते हैं, इस प्रकार से हमको मानना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पारस का पूंजी खाता विकलन, प्रिया का पूंजी खाता विकलन वसूली खाता से 300 और यहाँ पे वसूली में क्या हो गया 600 रुपये। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर बांट दिए। यहाँ प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया, अतः हाँ हम इस स्थिति में लाभ या हानि पर बराबर बराबर बांटेंगे। यहाँ पे मैंने नोट में आपको आपके सुविधा के लिए डाल दिया है। तो इस प्रकार से आपको जो है इन प्रश्नों को हल करना है। आशा करता हूँ ये प्रश्न जो है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत